वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। तो कल हम लोग बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे। आज उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते कल हम लोगों ने हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोथ्री और मायोग्लोबिन के बारे में बेसिकली इन चारों के बारे में देखा था। आज हम लोग आगे देखते हैं मेटेलोप्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, अब मेटेलोप्रोटीन्स में ये जो है बाकी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। कल हम लोग क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज देख रहे थे। आज हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं मेटल्स देख रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, रिडॉक्स प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, लो स्पीड में ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कैसे, ऐसे तो आप इनको इससे भी याद कर सकते हो, किसमें, एक तो साइटोक्रोम्स है, ठीक है, दूसरा हमारा लुब्रिडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन है, तीसरे जो इस कैटेगरी में आएंगे वो है हमारे ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। ठीक है, अब जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो क्या है, हमारे लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जो लुब्रिडॉक्सिन्स और फेरोडॉक्सिन्स है वो हमारे हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है ये हमारे सूडो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि किसमें किसमें पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट है। तो कल हम लोगों ने देखा हमारा मायोग्लोबिन में प्रेजेंट था, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट था, बट हीमोथ्रिन और हीमोसाइनिन में प्रेजेंट नहीं था। अब ये वाले में देखेंगे तो हमारा जो साइटोक्रोम है इसमें भी हमारे साइटोक्रोम्स में भी पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोक्रोम्स में भी पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बना जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किनमें सेंट्रल एटम हमारा आयरन है। जब सेंट्रल एटम आयरन की बात आती है तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन में रहता है, मायोग्लोबिन में रहता है, हीमोसाइनिन में रहता है, सॉरी हीमोरिथ्रिन में आ जाता है, बट हीमोसाइनिन में क्या रहता है, हमारा कॉपर रहता है। वैसे ही इसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, साइटोक्रोम्स में भी कौन रहते हैं, आयरन रहते हैं। इवन लुब्रिडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन जो हम लोग देखेंगे उसमें भी कौन रहते हैं, आयरन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस में भी हम लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही लिखा है कि साइटोक्रोम्स में कौन है, हमारे पोरफायरिन रिंग्स है। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग्स प्रेजेंट है, बट हीमेथ्रिन और हीमोसाइनिन में पोरफायरिन रिंग्स नहीं रहते। और एक और क्या पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हीमेथ्रिन में क्या है, आयरन है, और हीमोसाइनिन में आयरन नहीं है। ये बहुत ही कॉमन बेसिक सा क्वेश्चन है। इवन सीजी टेट वगैरह वाले जो वनडे एग्जाम्स जी ये सारे हैं इनमें भी पूछा जा सकता है। और इवन मुझे भी याद है कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं देखती हूँ, अरे मायोग्लोबिन में क्या है, हीम नहीं वर्ड है, तो उसमें आयरन नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं साइटोक्रोम्स के ऊपर। साइटोक्रोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हीम प्रोटीन रहता है, जिसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये भी 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हम लोग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे वहाँ पे 4 O2 मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन था, क्योंकि वहाँ पे 4 हीम प्रोटीन प्रेजेंट है। वैसे यहाँ पे भी 4 हीम ग्रुप है साइटोक्रोम में, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन एक बार में कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया है। क्या रहता है, जो हमारा आयरन रहता है, ठीक है, आयरन से जो पोरफायरिन रिंग है उसके नाइट्रोजन ऐसे जुड़े रहते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे हम लोग रिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्लस एक हमारा हिस्टिडीन रहता है, ये तो 5 हमारे हमेशा से थे ही। और यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा सिस्टीन ग्रुप आ जाता है। अब हिस्टिडीन के सामने N और सिस्टीन के सामने S इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो सल्फर से अटैच रहता है और ये नाइट्रोजन वाले एटम से अटैच रहता है हिस्टिडीन ग्रुप के। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर 6 कोऑर्डिनेटेड रहता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड रहता है, कोऑर्डिनेटेड रहता है हमारा यहाँ पे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो अगर इस तरह से पेंटा कोऑर्डिनेटेड, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड करके बड़ा सा वर्ड दे दे तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। होता क्या है, आयरन जो है +3 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर +2 से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देके +3 में कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है Fe+2 Fe+3 का। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे रिडॉक्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जब भी वो किसी मेटल के पास आएंगे तो डायनाइनिक, जैसे Mg के पास आ गए तो डायनाइनिक
शो करे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, फिर कहीं दूसरी जगह गए वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके डाइकैटायनिक बन गए। तो इस तरह से इनका प्रोसेस चलता रहता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे साइटोक्रोम का यूज होता है। हम लोग को पता ही होगा, जितने भी बायोलॉजी वाले ग्रुप है शायद उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है ये सब का, क्योंकि मैं तो ये सब पढ़ी भी नहीं हूँ, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब रेस्पिरेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है उसमें हमारा साइटोक्रोम काम आता है। तो हम लोग को ये फंक्शन मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है। मैच द कॉलम आजकल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब हम लोग साइटोक्रोम में स्पेसिफिकली आ जाते हैं, साइटोक्रोम P450 में, ठीक है। साइटोक्रोम P450 क्या है, हमारा 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड ये भी है, बट नीचे जो हमारा हिस्टिडीन था उसकी जगह क्या आ गया, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है साइटोक्रोम P450, एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ऑर्डर भी आ सकता है, जिसमें साइटोक्रोम B जो है वो C में देता है, फिर वो A में ट्रांसफर करता है और वो O2 में। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ है कि ओनली साइटोक्रोम A हैज एबिलिटी टू बाइंड विद O2 एंड रिलीज इट। ये हमारा असर्शन और रीजनिंग में बोल सकता है क्या, कि सिर्फ ये रीजन में दे सकता है कि साइटोक्रोम A के पास ही एबिलिटी है O2 के साथ बाइंड करने की, इसलिए यहाँ पे साइटोक्रोम A रहता है लास्ट में, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअल में जो स्टेरॉइड्स हैं उनको क्या करता है, बाइल जोन्स में कन्वर्ट करता है। कौन, साइटोक्रोम P450 हमारा स्टेरॉइड्स को बाइल जोन्स में कन्वर्ट करता है। सबका फंक्शन एक एक दो जो है, ज़्यादा है नहीं, वो उसको याद करके रख लीजिएगा ताकि मैच कॉलम में काम आए। कम से कम एक भी याद हो जाए तो उससे हमारा मैच करने में आसानी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है, Fe+2। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, लो स्पिन में है, तो Fe+3 मतलब क्या हो गया, D5 कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था लो स्पिन क्या था, ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक है लो स्पिन Fe+2, क्योंकि ये D6 है, D6 है मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फील्ड हो गए, तो यहाँ पूरे के पूरे पेयर्ड है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। अब एक और है क्या, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जो कि रेस्पिरेशन में काम करता है, ठीक है। कैसे करता है, O2+4H++4 इलेक्ट्रॉन जो है उसको साइटोक्रोम C जो होता है वो 2H2O में कन्वर्ट करता है। अब हो सकता है कि आपको ये रिएक्शन दे दे और पूछे कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजनस एग्जाम में पूछा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, वहाँ पर भी ये चीज़ पूछा गया है, 2 बार क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि साइटोक्रोम C क्या कर रहा है, O2 को H2O में कन्वर्शन कर रहा है, किसमें, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर ये 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो ये चीज आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम, ये सारा क्या था, साइटोक्रोम P450 के बारे में था। अब हम आते हैं रुब्रिडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन में, ठीक है। आपको पहले बता देती हूँ, Fe+0 को क्या बोला जाता है, रुब्रिडॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद कुछ फेरोडॉक्सिन्स हैं जिनमें आते हैं Fe2S2, Fe4S3, Fe3S4 और Fe4S4, ठीक है। हम लोग इसमें ज़्यादातर इसको हटा देते हैं, Fe4S3 को, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारे किसमें आते हैं, फेरोडॉक्सिन्स में आते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जो फॉर्मूला है अगर ये हम लोग को पता हो तो हम यहाँ से बहुत इजी से 2-3 क्वेश्चन जो हमें पूछते हैं वो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्या, सबसे पहले इसमें पूछता है लेबाइल सल्फर, दूसरा पूछता है नॉन लेबाइल सल्फर और तीसरा हमसे पूछता है नंबर ऑफ मेटल। तो ये तीनों तभी पता चलेंगे तब जब हमें उनका फॉर्मूला पता हो, ठीक है। जनरली इसको क्या बोलता है, 2 आयरन सल्फर, ठीक है। तो वहाँ पर 2 आयरन करके भी लिख सकता है, स्पेसिफाई ना करे कि वो Fe2S2 है। तो देखो सबसे पहले जैसे हम रुब्रिडॉक्सिन को देखते हैं तो रुब्रिडॉक्सिन में एक भी सल्फर नहीं रहता, क्यों,
क्योंकि रुब्रिडॉक्सिन में जो आयरन है उससे क्या जुड़ा रहता है, 4 सिस्टीन मॉलिक्यूल के सल्फर जुड़े रहते हैं। अब देखो सल्फर तो हैं 4 सिस्टीन वाले, मतलब बट ये सारे जो होते हैं ये किसी भी रिएक्शन में काम नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टीन है इसकी जो सल्फर है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लेबाइल सल्फर। तो जैसे अगर हमें रुब्रिडॉक्सिन का पूछ लिया तो हम बोलेंगे कि एक भी लेबाइल सल्फर नहीं है, 4 नॉन लेबाइल सल्फर है। और कितने नंबर ऑफ मेटल्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे एक आयरन मेटल यहाँ पे उपस्थित है। इस तरह से हम लेबाइल नॉन लेबाइल का एक टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या था हम लोग का रुब्रिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन का ऑक्टाहेड्रल, सॉरी हाई स्पिन टेट्राहेड्रल। जो साइटोक्रोम था वो क्या था, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। और जो हम लोग कॉपर प्रोटीन्स देखे थे वो क्या था, सूडो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये हाई स्पिन और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो ये 4 सिस्टीन ग्रुप वाले सल्फर प्रेजेंट है ना, ये क्या होंगे, चारों कोनों में प्रेजेंट होंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रल हाई स्पिन। आयरन कौन से फॉर्म में रहता है, +2 और +3 में। 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, +2 से +3, +3 से +2 चेंज होते रहता है, ठीक है। अब 4 सिस्टीन यूनिट है, ये भी चीज अंडरस्टैंडिंग है। Fe+3 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चेंज हो रहा है, Fe+2 में। अब Fe+3 क्या है, यहाँ पे हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये LMCT के कारण क्या देता है, हमारा रेड कलर देता है, ठीक है। ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, बट जो D6 है ये क्या है, हमारा कलरलेस होता है बिकॉज ऑफ द हायर लेवल ऑफ एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेरिडॉक्सिन्स में। तो जब हम लोग फेरिडॉक्सिन्स की बात करते हैं तो फेरिडॉक्सिन्स में कौन कौन से आ रहे हैं, पहले Fe2S2 की बात कर रहे हैं। Fe2S2 का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग टेबल जो बना रहे थे उसमें हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं। Fe2S2 में क्या रहते हैं हमारे, पहले रुब्रिडॉक्सिन का हो गया, दूसरा Fe2S2 में 2 लेबाइल सल्फर, 4 नॉन लेबाइल सल्फर और 2 आयरन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन कौन से लेबाइल सल्फर है, ये एक और ये दूसरा हमारा लेबाइल सल्फर है। यहाँ पे भी देखो 4 सिस्टीन ग्रुप है, तो 4 नॉन लेबाइल सल्फर यहाँ पर भी आ गए, है ना। क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो सल्फर है वो एज अ ब्रिज काम करता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यू सल्फर कितने हैं, तो वो भी कितने आ जाएंगे, 2, जो 2 आयरन के बीच में एज अ ब्रिजिंग लिगेंड काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि 3 आपके लेबाइल सल्फर रहते हैं और 4 नॉन लेबाइल सल्फर। जनरली हम लोग देख सकते हैं कि 4 नॉन लेबाइल सल्फर सब में प्रेजेंट है। अब Fe4S4 की जब हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ यही एक है जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एक बार में, बाकी सारे के सारे में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही याद करिएगा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। अब क्यूबेन की तरह इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्यूबेन की तरह स्ट्रक्चर मतलब एक क्यूब एज्यूम करे थे हम लोग जैसे ग्रुप थ्योरी में, सॉलिड स्टेट में। तो क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था, ये कॉर्नर से इसका जस्ट अपोजिट कॉर्नर ऊपर वाला है ना, ये कॉर्नर से जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट ये वाला कॉर्नर, इसका डायगोनली अपोजिट, सारे डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स हम लोग लेंगे। तो देखिए ये एक कॉर्नर में क्या है, मान के चलो आयरन है, तो इसका जस्ट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ये वाला हो गया। इस प्लेन में देखें तो डायगोनली अपोजिट ये वाला, और इस प्लेन में देखें तो डायगोनली अपोजिट ये वाला। किसी भी प्लेन में कंसीडर करें डायगोनली अपोजिट में 4 हमारे कौन से आ जाएंगे, ये वाले हैं Fe ग्रुप्स। उसके बाद 4 वाइट में जो दिख रहे हैं हम लोगों को वो 4 डॉट्स किसके हैं, सल्फर ग्रुप्स के, ठीक है। ये हैं हमारे आयरन ग्रुप्स और ये हैं हमारे ब्लू वाले, सॉरी येलो वाले कौन से, सल्फर ग्रुप्स, ठीक है। ये 4 सल्फर ग्रुप, उनको छोड़ के जो 4 बचे हमारे वो कौन से हैं, हमारे आयरन के ग्रुप्स। ये जो चारों आयरन के ग्रुप्स हैं इनसे क्या जुड़ा हुआ है, चारों आयरन ग्रुप से 4 सिस्टीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 मेटल है, 4 लेबाइल सल्फर है और 4 नॉन लेबाइल सल्फर है। और स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पर, क्यूबेन,
कई बार बोलता है कि ऐसा फेरिडॉक्सिन जिसका क्यूबिन लाइक स्ट्रक्चर है करके डायरेक्ट उसमें पूछ लेता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है देखिए, Fe4S4 है -1 में, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना Fe4S4 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Fe4S4 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, जो Fe+2 और Fe+3 में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहले क्या है, Fe4S4 में -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑलरेडी कर चुका है। तो Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2, है ना, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, Fe+2 बचा। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो एक और +3 किसमें चेंज हो गया, +2 में। फिर एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो एक और Fe+3 किसमें चेंज हो गया, Fe+2 में। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो। यहाँ पे क्या रेशियो है, 2:2, मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2:2। इसको मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1:1 का रेशियो, क्योंकि रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या रेशियो है, 1:3 का रेशियो है। अब देखो D5 है मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक। 3 D5 है मतलब हाईली पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखो 2 D5 2 D6, जो D6 है वो तो स्पिन कर लिए, ठीक है। जो बचे हैं D5 वो क्या करेंगे, हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, मतलब दोनों के दोनों आपस में ही पेयरिंग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। और ये वाला जो है Fe+3 इसमें कितना है, एक ही है, बट एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही ना, तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे, बट पहले वाले से थोड़ा सा कम पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। समझ में आया, देखो Fe+3 मतलब D5 मतलब कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, हो गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, Fe+2 में, +2 मतलब D6 कॉम्प्लेक्स। D6 कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 सारे पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक, और कोई भी अनपेयर्ड है मतलब पैरामैग्नेटिक। तो जो भी Fe+3 है वो पैरामैग्नेटिक, जो भी Fe+2 है वो डायमैग्नेटिक। अब देख लो Fe+3 ज्यादा है, Fe+2 ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रिस्के प्रोटीन। रिस्के प्रोटीन कुछ नहीं है, जो हम लोग देख रहे थे Fe2S2, उसमें 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल्स आ गए, तो क्या हो गया हमारा रिस्के प्रोटीन, ठीक है। 2 सिस्टीन की जगह क्या आ गए, 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर लेबाइल सल्फर कितने हो गए भैया, यहाँ 2 लेबाइल सल्फर हो गए, ठीक है। नॉन लेबाइल सल्फर कौन से वाले हैं, सिस्टीन वाले 2 नॉन लेबाइल सल्फर हो गए। तो नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर भी 2, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर भी 2। तब रिस्के प्रोटीन में फॉर्मूला सेम है Fe2S2, बट नॉन लेबाइल सल्फर चेंज हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं Fe3S4 किस फॉर्म में रहता है, थायोक्यूबेन के फॉर्म में रहता है। जो Fe है उसके बीच में सल्फर्स एज अ ब्रीजिंग लिगेंड काम कर रहे हैं। एक सल्फर ऐसा है जो 3 मेटल के बीच में है, ठीक है, और 3 सल्फर ऐसे हैं जो 2 मेटल के बीच में ब्रीजिंग की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने लेबाइल सल्फर हैं, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4 फ्री सल्फर के फॉर्म में। जो सिस्टीन में जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 1 2 3, तो 3 नॉन लेबाइल और 4 लेबाइल। ये भी कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही था जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, बाकी सारे के सारे हमारे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था ना फेरिडॉक्सिन्स वाला। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, 2 चीजें पढ़ी, रुब्रिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन। रुब्रिडॉक्सिन मतलब FeS0, उसमें देख लेना लेबाइल नॉन लेबाइल सल्फर कितने हैं। फिर क्या पढ़ा, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन में 3-4 टाइप्स पढ़े, उसमें देख लेना लेबाइल नॉन लेबाइल, एक टेबल बना लेना, तुरंत याद हो जाएगा। फॉर्मूला में जितना सल्फर है ना वो लेबाइल है, फॉर्मूला के अलावा जो सिस्टीन है ना वो नॉन लेबाइल है, बस इतना याद कर लो, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं ब्लू कॉपर प्रोटीन में। अब कुछ तीन टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देख लो शायद आपको याद आए। क्या लिखा है? हीमोसाइनिन। कुछ याद आया? कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? हीमोसाइनिन मॉलिक्यूल देखा हुआ था, है ना? हीमोसाइनिन मॉलिक्यूल कैसा था? हीमोसाइनिन मॉलिक्यूल हमारा एक डीऑक्सी फॉर्म में था, एक ऑक्सी फॉर्म में था। दोनों में ही क्या था? जैसे ऑक्सी फॉर्म में इस तरह से कॉपर था, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच थे, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच थे। और कॉपर कौन से फॉर्म में था? +2 में। और डीऑक्सी में क्या था? कॉपर डायरेक्ट हमारा +1 स्टेट में था, है ना? इस तरह से हम लोगों ने देखा, इधर भी 3 हिस्टीडीन ग्रुप, इधर भी 3 हिस्टीडीन ग्रुप। याद आया? अब देखो, वो भी कॉपर के प्रोटीन्स में ही हमारे आ रहे हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स में ही आ रहे हैं, ठीक है? तीनों लाइन से पढ़ लेंगे अब, वो तो मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियरिटी बता रही थी। हम स्टार्ट करते हैं ब्लू कॉपर प्रोटीन का टाइप 1 में। टाइप 1 क्या है हमारा? क्यूप्रिडॉक्सिन बोलते हैं इनको। एक कॉपर रहता है यहाँ पे, किस फॉर्म में रहता है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। कॉपर +2 में रहता है, इसलिए ये D9 कॉम्प्लेक्स बनाता है। D9 मतलब कैसा बनेगा? 1 2 3। D9 मतलब नीचे, अच्छा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना, तो नीचे E आएगा और ऊपर में T2 आएगा, है ना? D9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब क्या हो गया हमारा? पैरामैग्नेटिक हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये T2 और E क्यों बना रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या शो होगा? पैरामैग्नेटिज्म प्लस ESR एक्टिव। अब ESR क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी मॉलिक्यूल आए, जहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन खाली अनपेयर्ड है, तो वो पैरामैग्नेटिज्म में शो करेगा, प्लस वो क्या हो जाएगा? हमारा ESR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? जहां पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे ESR एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे किससे होता है? फोटोसिंथेसिस से। फॉर एग्जांपल हमारा प्लास्टोसाइनिन इसका एक एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है? LNCT होता है, ब्लू कलर का इंटेंस कलर दिखता है, और लिगेंड कौन होता है? हमारा सल्फर होता है, ठीक है? ये हो गया क्यूप्रिडॉक्सिन। दूसरा है टाइप 2 हमारा नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है? इसमें भी एक ही कॉपर का सेंटर है, ये एक कॉपर मतलब एक ही कॉपर सेंटर है, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, प्लास्टोसाइनिन, सॉरी क्या था? हीमोसाइनिन में 2 कॉपर सेंटर थे, बट ये सारे में क्या है? एक ही कॉपर का सेंटर है। ये कैसे शो करेगा? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। कॉपर +2 में D9 पैरामैग्नेटिज्म, ESR एक्टिव, पूरा सेम है, बस स्क्वायर प्लेनर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक है? ये याद रखना। एग्जाम्पल में सल्फोक्साइड डिसम्यूटेज हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरा क्या है? गैलेक्टोस ऑक्सीडेज, ठीक है? ये सब वर्ड्स आपको याद करने हैं। अब टाइप 3, जैसे ही टाइप 3 या हीमोसाइनिन को याद कर लेना, क्या है? 2 कॉपर है, दोनों कॉपर +2 में है, D9 वहाँ पे भी शो करते थे, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो वो क्या कर लेते थे? कपलिंग कर लेते थे, इंटेंस ब्लू कलर शो होता था, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो होता था LNCT के कारण, और कॉपर जो है वो कॉपर +2 क्या रहता था? इसमें जो ऑक्सीजन है ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता था, ठीक है? इतना क्लियर हो गया हमारा? ये हो गया ब्लू कॉपर प्रोटीन। अब इससे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है? सेरुलोप्लाज्मिन से एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है? एक कॉपर प्रोटीन होता है जिसमें 7 कॉपर सेंटर होता है, अभी तक हम
हम लोग सिर्फ एक दो पढ़ रहे थे। यहाँ पे कितने हैं? 7 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, किस में हेल्प करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इसलिए इसको हम लोग किस में जाना जाता है? ये कॉपर के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। अब यदि हमारे बॉडी में, हमारे बाइल जूस में अगर कॉपर किस में है? एक्सेस में पाया गया तो उसको हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिसीज। ये आया था हमारा एग्जाम में। क्या आया था? विल्सन्स डिसीज। तो किस लिए होता है? सेलुलोप्लाज्मिन के कारण होता है। सेलुलोप्लाज्मिन क्या करता है? हमारे बॉडी में कॉपर का स्टोरेज करता है। तो जब हाई लेवल ऑफ कॉपर स्टोर हो जाता है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा, तो कौन सी डिजीज हो जाती है? विल्सन्स डिजीज हमारी हो जाती है। अब थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लेते हैं ताकि पीवाईक्यू में समझ में आ जाए। ठीक है, क्या अभी तक हम लोग मेटल स्टोरेज, हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे थे, ऑक्सीजन ट्रांसफर देख रहे थे। यहाँ पे मेटल का स्टोरेज देखते हैं। किसका स्टोरेज? जैसे Fe+, अभी हम लोग कॉपर का देखे थे ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? Fe+3 का स्टोरेज। तो कौन करता है Fe+3 का स्टोरेज? देखो, फेरिटीन अपने प्रोटीन के अंदर, जो इनसॉल्युबल प्रोटीन है उसके अंदर Fe+3 को जकड़ के रख लेता है, तो Fe+3 स्टोर हो गया। ट्रांसफरिन क्या होता है? जो Fe+3 है, जो स्टोर्ड फॉर्म था, वो फ्री फॉर्म में बाहर आ जाता है। कब आता है? जब Fe+3 की जरूरत होगी। जब Fe+3 की कमी हो जाती है ना, तो Fe+3 के फॉर्म में ये बाहर आ जाता है। Fe+3 के फॉर्म में क्यों बाहर आता है? Fe+3 के फॉर्म में क्यों स्टोर है? क्योंकि हमें पता है पोरफायरिन रिंग जो हमारा था उसमें Fe+3 जो होता है यही अंदर स्टोर हो जाता है। Fe+2 क्या बना रहा था? हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर बना ले रहा था, तो इसलिए Fe+3 के फॉर्म में ही स्टोर होता है और Fe+3 के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। जो स्टोर करता है फेरिटीन, जो ट्रांसफर करता है ट्रांसफरिन। और जब Fe+3 नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, Fe+3 बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोलते हैं? एपोफेरिन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेटल का स्टोरेज हो गया, जो Fe+3 बाहर आया, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आयनोफेज करता है, जो क्राउन ईथर के जैसा होता है। क्राउन ईथर कैसा होता है पता है ना? इस तरह से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन से रिंग्स के ग्रुप रहते हैं, इस तरह से क्राउन ईथर रहता है। ये क्या करता है? बीच में कोई मेटल को पकड़ लेता है। अब ये क्राउन ईथर कहीं भी जाए तो वो मेटल बीच में रहे रहता है। वैसे ही कौन हेल्प करता है? हमारा आयनोफेज हेल्प करता है। क्राउन ईथर में सिर्फ ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एटम्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कैसा काम कर रहा है? क्राउन ईथर की तरह ही ये भी काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम। ज्यादा मैं नहीं बता रही हूँ डीपली, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है। क्या आया हुआ है? कितने H+ और कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं 1 मोल नाइट्रोजन में? तो बस ये फॉर्मूला देख लो। 16 mg ATP को 16 mg ADP में चेंज करने के लिए 1 मोल N2 जो कि 2 मोल NH3 में चेंज हो रहा है, और 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन यूज होता है। किसकी हेल्प से होता है? ये हमारा Fe4S4 के हेल्प से होता है। क्लोरोफिल आई होप आप लोग कर लोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस डार्क फेज लाइट फेज में हमारे क्लोरोफिल का क्या होता है? मैकेनिज्म होता है, वही चीज़ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब नाइट्रोजनस एंजाइम में इम्पोर्टेंट क्या है? ये साइकिल। इसमें 2-3 चीज़ें बस इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग देख लो। पहली चीज़ क्या? यहाँ पर Fe4S4 ये जो बीच में सेंटर है ना, Fe4S4 सेंटर काम करता है। Fe4S4 का क्या काम था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। कितने इलेक्ट्रॉन एक बार में? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन। वो काम कौन किसको दिया गया? वो भार यहाँ पे Fe4S4 को सौंप दिया गया। किसमें? नाइट्रोजनस एंजाइम में। तो पहला वर्ड ये याद रखना। दूसरा वर्ड ये याद रखना कि यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम प्रोटीन यूज होते हैं एज अ सेंटर। ठीक है, ये है आयरन और मोलिब्डेनम का कोफैक्टर। तो किसमें प्रेजेंट रहते हैं? जो दोनों बीटा है ना, उसमें P और M क्लस्टर। M मतलब आयरन मोलिब्डेनम का क्लस्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और जो 2 अल्फा है ना, ये दोनों, इनमें सिर्फ प्रोटीन क्लस्टर रहता है, कुछ नहीं है। N2 आ रहा है, N2+3H2 आ रहा है, NH3 बाहर निकल रहा है, जिसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। तो जो ATP है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इधर,
और इधर ADP का, ठीक है। ADP का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उधर ATP, मतलब वही रिवर्स साइकिल है। ये देखो N2 8 इलेक्ट्रॉन 8H+ और ATP लेके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है प्लस 16 Mg, ADP बन रहा है, यही साइकिल है और कुछ नहीं, ठीक है। छोटा सा मैंने इसलिए बताया ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, डायरेक्ट हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस वाला ही देखें। अब लास्ट, सबसे लास्ट टॉपिक, ठीक, सॉरी विटामिन B12 और ये लास्ट टॉपिक बस बचा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम हम लोग 3 एंजाइम देखेंगे, कौन कौन से, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। तीनों एंजाइम का नाम याद रखना, फंक्शन याद रखना और थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बस और कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है, पेप्टाइड्स को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या, कार्बोनिक हाइड्राइडेज नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, लीवर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है, लीवर में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जितना ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उसको कौन ऑक्सीडाइज करता है, LaDH ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो फिर अल्कोहल के कारण लीवर खराब है ना, तो ये चीज़ हमारा LaDH हो गया, ठीक है, एकदम इजी सा था, कुछ नहीं। अब इसमें जिंक में क्या रहता है, एक H2O, 2 हिस्टिडीन, एक ग्लूटामेट, यहाँ पे 3 हिस्टिडीन, एक H2O, यहाँ पे 1 हिस्टिडीन, 2 सिस्टीन और OH, बस, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं हमारे याद करने के लिए, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है। इसके अलावा वैनेडियम से लाइन से लिखते जाना, वैनेडियम ग्रुप में मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा जो भी पढ़े कौन सा, मॉलिब्डेनम ऐड कर देना, बात खत्म, ठीक है। ये है हमारा जिंक वाला हिस्टिडीन का, कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जो भी स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी कैसे कार्बोनिक हाइड्रेज चेंज होता है, कार्बोनिक एसिड में CO2 चेंज होता है, देखिए यहाँ से CO2 आ रहा है और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड जा रहा है, तो ये साइकिल है। अगर आप लोग को समझना हो यहाँ से देख सकते हो, अगर नहीं समझना हो तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन बस आया है, इससे क्या होता है, Zn जो OH था हमारा, उससे H2O पहले क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक करता है, यही क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि H2O कैसे लिंक करता है, तो पहले वो OH से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के लिंक करता है, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या कर रहा है, वो CO2 लिंक कर रहा है, किससे, OH के ऑक्सीजन से CO2 लिंक कर रहा है, ये है दूसरा स्टेप, ये क्वेश्चन में दूसरा स्टेप दिया था। तीसरा स्टेप क्या है, जो CO2 है वो यहाँ का हाइड्रोजन चला गया और ये किससे लिंक हो गया, CO3-2 बना के किससे लिंक हो गया, जिंक से, ये हो गया तीसरा स्टेप, यही पूछा था। चौथा स्टेप क्या है हमारा, अब ये जो है एक हाइड्रोजन लिया और बाहर निकल गया कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पे H+ निकल गया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गए, और यहाँ पे H2O वापस से अंदर घुसा, फिर से CO2 का क्या करेगा, वापस से साइकिल स्टार्ट कर देगा, खत्म। अब विटामिन B12 हम लोगों को सारी चीजें ऑलरेडी पता है, बस रिवीजन कर रहे हैं। क्या रिवीजन कर रहे हैं, पहला तो कोरिन रिंग रहता है, ठीक है। दूसरी चीज कोबाल्ट +3 फॉर्म में रहती है, इस सिर्फ यही एक विटामिन है जिसमें मेटल प्रेजेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा सिर्फ यही एक विटामिन है जिसको मेटल कार्बन बॉन्ड बना सकता है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम ये बहुत यूनिक है, बाहर बात नहीं कर रहे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक की, हमारे बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तीसरी चीज इसका रिएक्शन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ठीक है, कोबाल्ट +1 से +3 में चेंज हो रहा है। चौथी चीज क्या कर रहा है, CHOH का रिडक्शन कर रहा है CH2 ग्रुप में। पांचवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, RNA को DNA में चेंज करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, जब हमारा जो B12 विटामिन B12 जो है हमारे गट वॉल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये जो इनएबिलिटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। इसका जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो आप लोग देख सकते हैं,
जो कल मैं क्वेश्चंस बताऊंगी उसमें इनका स्ट्रक्चर बता दूंगी। कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जो कोरियन रिंग हम लोग पढ़े थे वही कोरियन रिंग है, बीच में कोबाल्ट है और बाहर में बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन चेन्स, अमीनो एसिड चेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का बाइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट खत्म होता है। कल हम क्या करेंगे, जितने भी PYQs है खत्म कर देंगे। देखना बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बस क्या करता है क्वेश्चन का लैंग्वेज को घुमा देता है। तो जहाँ पे भी क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाएगा आपको क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन देखोगे समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीज़ यहाँ तो पढ़ा था, बट वो तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। सेट में भी बहुत इजी से क्वेश्चन पूछेगा, देखना फ्रीक्वेंसी से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा मेटल यूज हुआ है इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब आप लोगों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा किसमें कौन सा मेटल यूज होता है। दूसरी चीज़ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तीसरा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। यहीं पे आप हम लोग कंफ्यूज होते हैं और बस यही चीज़ हम लोगों से पूछा जाता है और फिर भी हम नहीं बता पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो बस एक माइंड मैप जैसे मैं बनाते गई वैसे ही बनाते चलिएगा लाइन से आप लोग, ठीक है। +1 +2 +3 क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैं बता चुकी हूँ। जैसे ऑक्सी फॉर्म में चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है और हम लोगों को T2G EG में चेंज करना तो आता ही है। तो पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म देख लेंगे। जहाँ पे 2 कॉपर या 2 आयरन एक साथ है एक ही सेंटर में, तो वो क्या शो करते हैं, एंटी पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। दूसरी चीज़ सुपर ऑक्साइड भी इलेक्ट्रॉन आके दे देता है तो भी एंटी पैरामैग्नेटिज्म शो होता है। यहीं पे बात खत्म होती है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हमारा बायोइनऑर्गेनिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।